नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम नमस्कार। विजय रैना है और आप देख रहे हैं द कश्मीर डायलॉग। और आज का जो हमारा मौजू है जिस पे आज हमने बात करनी है वो है शहीद प्रेमनाथ भट्ट साहब, जो कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के एक बहुत बड़े लीडर थे और कश्मीर में कश्मीरी समाज के लिए काम करते थे। लेकिन जो आतंकवादी थे उनको वो बर्दाश्त नहीं थे, जैसे बाकी जो हमारे कश्मीरी पंडित लीडर्स थे, चाहे टिकलाल टिपलू हो, नीलकंठ गंजू हो या बाकी जो हमारे लीडर्स थे कम्युनिटी के टॉप ब्रास के जो लोग थे, उनको उन्होंने टारगेट किया। उसी टारगेट के तहत जो हमारे बीच में जो प्रेमनाथ भट्ट जो थे, जो वकील थे, अनंतनाग के एक प्रोमिनेंट लोगों में माने जाते थे, लीडर भी थे। तो उनके बारे में जानने के लिए, ज्यादा जानने के लिए आज हमारे जो गेस्ट है, जो मेहमान है, वो पीएल रैना साहब हैं, जो कि कश्मीर के लुकभवन के रहने वाले हैं और वैसे पेशे से टीचर रहे हैं, मास्टर रहे हैं, अब रिटायर्ड हैं। और जो प्रेमनाथ भट्ट साहब थे उनके साथ इनकी बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग थी। उन्हीं की लाइफ के बारे में आज हम अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। प्यारेलाल रैना जी का आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। नमस्कार। 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 प्यारेलाल जी, चूंकि आप प्रेमनाथ भट्ट जी के काफी करीब रहे हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी जो कश्मीर में एज ए एडवोकेट या एज ए कम्युनिटी लीडर, उनके बारे में बताइए, वो किस तरह की शख्सियत थे। मैं इस बात में थोड़ा एक लाइन पहले, दो चार बातें पहले कहना चाहता हूं कि मैं जी उनसे जी, कैसे मिला, क्या हुआ, ये सारी बात। जरूर असल जरूर। में मैं 1971 में कॉलेज में चला गया था, अनंतनाग डिग्री कॉलेज में। जी और डिग्री कॉलेज में वहां उस वक्त जो था, मैं बीएससी के लिए चला गया था। और वहां अनंतनाग प्रॉपर से जो स्टूडेंट्स आते थे अनंतनाग कॉलेज, वो गांव वाले लड़कों का देखते थे कि किसी को कोई डिफिकल्टी मत है, कोई प्रॉब्लम मत है, या तो उनका बहुत हाथ बटाते थे उसमें। जी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता से उनके बहुत करीब चला गया था। और बाद में वहां यानी अनंतनाग में हिंदू यूथ फोरम के नाते से एक बहुत बड़ा काम चल रहा था, हिंदू यूथ फोरम, जिसके जी बहुत बड़े थे। उन जी। लोगों ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता से अपने उस फोरम में ले लिया। मैं फोरम में चला, और वहां मैंने देखा कि जो इस फोरम के लोग हैं, सदस्य हैं, ये काम करते हैं, गांव में प्रॉब्लम्स देखते हैं, किसी जगह एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है, नौकरियों के बारे में लोगों का ये क्या उस वक्त हालात थे या कुछ, उनके बारे में सारा एक मतलब एक फीडबैक ये उस वक्त हासिल कर रहे थे। तो मैं जी भी उनके साथ 1975 में मैंने फिर बीएससी किया, और बीएससी के 97 ये ने उसी साल मैंने एक दरखास्त दे दिया। वहां आनंद निकेतन नाम का स्कूल चल रहा था, आनंद हरि कृष्ण आनंद निकेतन स्कूल। तो उस स्कूल के माध्यम से मुझे वहां काम करने का मौका मिल गया, और मैंने फिर डेरा भी वहां ही किया, अनंतनाग में ही। 75। हाँ, स्कूल में काम करता था, उसके बाद आम लोगों लड़कों को पढ़ाने के लिए जाना, ट्यूशन का काम। और जी इस तरीके से मैं कभी कभी इस हिंदू यूथ फोरम की सभाओं में कभी कभी प्रेमनाथ भट्ट को बुलाया जाता था, वो वहां ये अपना एक वक्तव्य भी देते थे। तो उसको मैं सुनता था और बहुत मुतासिर हो गया मैं प्रेमनाथ भट्ट की उस जिंदगी से। और मैंने फिर जी। अनंतनाग में भी अपने 5-6 साल के लिए आशियाना भी बनाया और वहां ही रहा। उसके बाद जो जी भी उनकी रही, उनके साथ में साथ चलता रहा। और ये फिर मुझे भट्ट साहब के साथ आगे नजदीक आने का बहुत बड़ा मौका मिल गया, और मैंने उनको जाना। ये था उनके साथ इंट्रोडक्शन मेरी, आहिस्ता आहिस्ता जी से। जी जी जी। तो जो इंट्रोडक्शन आपने बताई कि हिंदू यूथ फोरम के साथ आप जुड़े रहे और फिर प्रेमनाथ जी भी आते थे और वो अपना जो है वक्तव्य देते रहते थे, जो आपकी ये कमेटी थी हिंदू यूथ फोरम की। तो आगे उनकी लाइफ जैसे 75 के बाद आप बता रहे हैं, फिर 80s का दौर आया, फिर 86 का दौर आया जब कश्मीरी पंडितों पे हमले हुए। वहां पर लुकभवन में भी बहुत बड़ा हमला हुआ था उस मंदिर पे, जहां पर मेरे अंकल भी ड्यूटी पे थे उस टाइम। तो उनको भी उस टाइम उसमें बहुत उनके साथ यातनाएं उनको दी गई थी। तो फिर भट्ट साहब का जो एक
कैरेक्टर जो था, जो उनका एक व्यक्तित्व था, उसके लिए वो कैसे काम करते थे और कैसे फिर 89 के दौरान उनको टारगेट किया गया? असल में बेसिक जो बात है कि प्रेमनाथ भट्ट जो थे, पहले मैंने कहा ना, वहाँ हिंदू यूथ फोरम के माध्यम से ही काम चलता था, जिसमें भट्ट जी। साहब भी कभी आते थे, अपना वो भाषण देते थे जो उनको कहना होता था। बहुत मुतासर में हो गया था उनके उससे। और मैं हिंदू यूथ फोरम का एक बार एक प्रेसिडेंट भी रहा था। और जी। हम क्या करते थे, तमाम गांवों में जो पढ़े लिखे कुछ भी है, उनको न्योता देकर साल में एक बार अनंतनाग बुलाते थे। और मुझे पता हम्म। है, मैंने पहली बार वहां अपने, मुझे भी बोलना था क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था, उस विवेकानंद केंद्र था, तो मुझे उसके बाद बोलने के लिए मुझे होता था, संगच्छदम संवददम संवो मनासि जानताम देवाबादम यथा पूर्वे समजानानाम उपासते समान मंत्रा समतिम समानि समानम मना सहचिताम आकुति समाना हृदयानि वा समान वस्तु मनो यथा वासो। बड़ा इम्प्रेशन यानी तमाम लोगों में इसका पड़ गया था कि हमें एक साथ काम करने ही से ही सारा चलेगा। जब हम एक दूसरे के दुख दर्द को यानी उस दुख दर्द को देखेंगे, उस दुख दर्द को इकट्ठे, यानी इस संगे कलयुगे एक साथ उसके साथ जब हम लड़ेंगे, तभी हमारी प्रॉब्लम उसका निवारण हो सकता है। तो भट्ट साहब, उसके बाद भट्ट साहब जो वहां मैन मेकिंग ए नेशन बिल्डिंग का जो प्रोग्राम लगता था, उसमें सवेरे की उस सभा में, कार्यक्रम में मैं रोज वहां जाता था। और वहां क्या होता था, कोई गीता गीता पर चर्चा, कभी किसी बुक को लेकर उस पर चर्चा, उसके बाद योगासन वगैरह से। तो वहां भी जब भट्ट साहब अपना व्यक्तित्व देते थे, तो मैं बड़ा मुतासिर होता था और मैंने समझता था कि मेरी यूनिवर्सिटी ही यही है, मेरा कार्य क्षेत्र भी यही है और मुझे यहाँ से ही सब कुछ मिल गया है। 1986 तक भी काम ऐसे चला ठीक तरह से। लेकिन 1986 के बाद जो 26 फरवरी 1986 को कम्युनल राइट्स हो गए, उसने हमें झंझोड़ के रख दिया कश्मीरी पंडितों को, खासकर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। और अनंतनाग के मुदसिल जो गांव थे बहुत सारे, जिनमें मेरा गांव भी था, जिसमें बिल्कुल 6-5 मंदिर को एक साथ जलाया गया था, बिल्कुल खत्म कर दिया गया। और उसके बाद जो प्रेमनाथ भट्ट जो थे, वो एक शख्सियत सामने आ गई, और हर एक के लिए वो जवाब देते थे, इस कम्युनिटी का क्या कसूर है, इसलिए आप क्यों इनको, इस कम्युनिटी के बारे में इतना, मतलब इतनी दुश्मनी, इनको मारने का कहा, ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में वॉइस बन गए। और उन्होंने फिर उसके बाद 1986 के बाद मैन मेकिंग और नेशन बिल्डिंग का जो प्रोग्राम था, उसको गांवों गांवों तक ले जाने का उन्होंने सोचा, गांव गांव। और वो हर गांव में गए और लोगों को कहा, कम से कम एक टाइम आप बनाइए, शाम को अपनी जगह पर बैठिए, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन एक साथ गांव के लोग जो बैठते हैं, तब अनंतनाग जब आपका मिसाल के तौर पर वो एक सेंटर बनेगा, सेंटर से मिसाल के तौर पर कोई हमें मैसेज भेजना होगा, हमें तो गांव में पता भी नहीं लगता है कौन कहाँ है, कहाँ मंदिर में आता कोई है या नहीं। तो ऐसा करने से आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, हम एक दूसरे की परेशानियों को समझेंगे, जो हमारे मतलब इख्तियार में होगा वो हम कर देंगे। और वास्तविक तौर पर कश्मीरी पंडितों को एकत्रित काम करना जो है, ये बहुत जरूरी है। उसके लिए भट्ट साहब ने गाँव गाँव उन्होंने प्रचार, गाँव गाँव वो चले गए। मैं कहता हूं कि ऐसा दूर अंदेश शख्सियत जो है देखना बहुत मुश्किल है। मेरे गाँव में वो एक बार आ गए, हमने उनके बोलने का वहां बिल्कुल कार्यक्रम रखा था। जब उन्होंने बोला तो लोगों से एक ही बात कही, अफगानिस्तान का क्या हाल देखिए, कश्मीर दूसरे नंबर पर है यहाँ भी, क्योंकि वो महीनों की या सालों की बात पहले बना देते थे कि क्या होने वाला है उन्होंने। और वहां लोगों को कहा, इसलिए आपका एक साथ जुड़ के रहना, एक साथ रहना, आओ प्रोग्राम अपने केंद्र के हिसाब से बनाओ, एक कोई किताब पर चर्चा करो, आपस में बैठ कर, ये तो इससे क्या है, हम एक दूसरे के से कनेक्ट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये सब के लिए ये निवारण का काम हमारा हमें करेगा, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और मुझे याद है कि जब भट्ट साहब बाहर निकल गए, तो भट्ट साहब से मैंने कहा, अगर आप बोलते हैं, उसने कहा हमको भागना पड़ेगा यहाँ से, लेकिन हम चाहते नहीं थे भागना हमारे नहीं था। हमने बहुत कोशिश किया ये रुक जाए,
भागने का काम नहीं हो, क्योंकि हमने वो एक मिसाल देते थे कि एक औरत को हमने, एक महिला को हमने जम्मू के लिए भेजा, वो मार्च के बाद यहाँ रही ही नहीं, मुझे सारे हालात का पता था कि बाहर क्या होगा, फिर ये वहां क्या रह सकता है, वहां क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हो, सारा उसको पूरा पता था। मैंने कहा भट्ट साहब, अगर यहाँ से भागना हो गया तो क्या मानते हैं कि कभी हमें वापस भी आना पड़ेगा? लेकिन उनकी बात आज भी याद आती है, उन्होंने उस वक्त कह दिया कि वक्त वो आएगा कि कश्मीरी पंडितों को फिर वापस जाना पड़ेगा, और ये मैं आज ये देख रहा हूँ कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन उनकी ये भविष्यवाणी, वो हालात के बारे में मेरे ख्याल में सालों पहले सारा बता देते थे क्या, और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से उसे जबरदस्त लगाव था, जबरदस्त लगाव। मैं ऐसा दानिशवर, ऐसा इंटेलेक्चुअल और एक्सीलेंस में किसी, मैं मानता ही नहीं हूं कि कश्मीर में कोई ऐसा इस नवीयत का कोई आदमी है जो समाज से इतना जुड़ा हुआ था और इसको समाज की इतनी फिक्र थी। मैं एक और वाक़ा बयान करता हूँ। एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब इलेक्शन 1975 के बाद जीता, तो उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी केंद्र में। उस केंद्र की चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, हमें कहीं जगहों पर कश्मीरी पंडितों ने लाज बचा दी, ये उनके वर्ड्स थे। तो भट्ट साहब ने शाम को उसी दिन एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में उसने लोगों ने कहा, सब जगह से ये डाटा जो है कलेक्ट कीजिए कि हमारी कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कहाँ क्या है, कौन पढ़े है, ताकि मैं कुछ भी नहीं तो गवर्नमेंट को ये देंगे, चलो जब आप हमारे ऐसी बातें बोलते हैं तो हमने अगर आपके लिए ये काम किया है तो उनकी नौकरी का बंदोबस्त। इतने वो कनेक्टेड थे हर एक ये पंडित ये कम्युनिटी के लिए। वैसे मैं एक और बात बताता हूँ, ये नहीं कि उससे कोई नफरत भी करता है, मैं एक बात बोलूंगा कि जब 1989 में मैंने शाम को सुना कि भट्ट साहब को मार दिया गया, ये मार दिया गया, तो दूसरे दिन में गांव से एक और आदमी लेकर बिल्कुल उसके उस जो शोक सभा में चला गया। वहां क्या था, जो ऐसा जो वो जो था ये, तो ये वो ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा है फ्यूनरल किसी का, इतने लोगों की संख्या, उतने भी सब लोग जा रहे थे। और वहां से उसके बाद जो थे उन्होंने उसका मतलब क्रियाकर्म भी तो नहीं हुआ, तो वहां भी धमकियां फिर बाद में ऐसे ही आने लगी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसको हर बात से जहां आप जोड़ेंगे, जहां बात से, एक बार उन्होंने 1986 के बाद एक आर्टिकल लिखा था, कश्मीर माइनॉरिटी इन द गैस चैम्बर्स ऑफ सेकुलर लेवल। उस आर्टिकल में उन्होंने अपनी व्यवस्था लिखा था, मफ का भी लिखा था, राय सारी बातें लिखी थी। तो मैं स्कूल में था, वहां से डायरेक्टली में वहां चला गया, मैं उनके एक साथी से मिला, मैंने कहा भट्ट साहब ने ऐसा आर्टिकल, और हालात तो ऐसे नहीं है लेकिन भट्ट साहब बहुत लिखते हैं, क्या बनेगा इसका? उन्होंने कहा आप भी जा सकते हैं उनको बताने के लिए। तो मैं वहां से हर मोहल्ला चला गया उनके घर में, वहां मैंने रिंग दबाई तो भट्ट साहब खुद ऊपर बैठे हुए थे, वो नीचे आ गए, मैं ऊपर चला गया। वहां भी उस वक्त भी वो अकेले में लिख रहे थे। मैंने कहा भट्ट साहब मैं इस बात के लिए आया हूँ, आपने जो आर्टिकल दिया है ये कश्मीर माइनॉरिटी इन द गैस चैम्बर्स ऑफ सेकुलर लेबॉरेटरी, मुझे लगता है कश्मीर की हालत इतनी खराब है, मगर आप तो बिल्कुल लिख रहे हैं सारा ही। उन्होंने कहा ये मौत जो है सांस की रगों से भी बहुत नजदीक है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं लिखता रहूंगा, अपने समाज के बारे में बातें कर, बाकी मौत जो है वो उसके हाथ में, वो कब आएगी क्या है ये मुझे उसका। मैं तो हैरान हो गया कि एक ऐसा बुद्धिजीवी, एक ऐसा इंटेलेक्चुअल ये कह रहा है, और बाद में यही तो मैंने देखा कि उनका यही हो गया, ऐसे ही उनको मारा गया। और मैं एक भी बात कहता हूँ, जब जमात इस्लामी ने 1986 के बाद जो जमात इस्लामी का कन्वेंशन हुआ था, उसमें उनको बुलाया गया, मुझे याद भी है, सवेरे प्लानिंग ऑफिसर था अपने ये स्कूल एजुकेशन का, वो मिल गया, उसने कहा क्या आप भट्ट साहब को जानते हैं? मैंने कहा जानता हूँ थोड़ा। कहा उन्होंने ऐसी तकरीर की, जहाद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम, वो उधर तो बोलते हैं कि अलीशा गिलानी और जैसे लोग भी जो थे वो उसकी ताक में ऐसे देखने लगे किसी को, ये इतना इंटेलेक्चुअल, और ये हमारे धर्म के बारे में इतना जानता है, भला ये अपने धर्म के बारे में क्या जानता है। और जिस दिन मारा गया उस दिन भी मुझे वही आदमी मिल गया, और उस आदमी ने कहा बुरा हुआ, ऐसी शख्सियत को नहीं मारना चाहिए, बहुत दुख है इसका।
बहुत जी, जी, दुख है। जी। जी, जी, वो एक अज़ीम शख्सियत तो थे ही, क्योंकि अभी भी लोग उनको याद करते हैं, अभी भी उनकी बातें जो हैं लोग बताते हैं कि वो किस तरह के कैसे लोगों को मदद करते थे, हमेशा खड़े रहते थे लोगों के दुःख-दर्द में। तो लास्ट में उनका ये रीज़न क्या, किस हालात में उनकी जो हत्या कर दी गई, उन दिनों तो हालात बहुत खराब ही थे। उनको क्या पहले आभास नहीं थे या कोई थ्रेटनिंग नहीं लगी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है कि वो घर से निकले नहीं? उसके पास कौन नहीं, ये तो बहुत एक मुझे भी समझ में नहीं आता। जो मुस्लिम, मैंने कहा ना मैं मुस्लिमों से सुना हूँ। एक मुस्लिम मेरे ख्याल में जो जहां मैं काम करता था डूरू में, बोदा नाम का, बोदा था उसका नाम, उसने बोला ये ऋषि परिवार है, इस ऋषि परिवार का इतना बला, तो उसको कहने लगा। अब क्या कहेंगे उसको, किसने कहा था? और जब वो जमात इस्लामी की तकरीर में बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि इतना इंटेलेक्चुअल ये इतना है। और मेरे ख्याल में वहां ही प्लान बना हुआ होगा कि ऐसे शख्स को आप जिंदा कैसे रह सकते, जो कम्युनिटी के बारे में इतना है और दूसरों के बारे में भी इतना जानता है। मैं बोलता हूँ उसको आप इंटेलेक्चुअल कहेंगे, उसको दानिशमंद कहेंगे, उसको किस कौन सी उपाधि आप देंगे, वो तो हर एक चीज में आगे था। अब देखिए एक घर में उन्होंने जब वो केंद्र चला रहे थे ना, ये मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग का प्रोग्राम, तो उसमें क्या हो गया, एक घर में उसने ट्रक भेजी उनको, वो गरीब ही थे, उनको वहां सामान भेजा कुछ वहां। उन्होंने कहा ये किसने भेजा है मेरी लड़की की शादी में? उसने कहा ये आपके भाई ने भेजा है। वो बिल्कुल दान करने के बाद, इस बोलते हैं ना दान देना है, इस हाथ को पता भी नहीं होना चाहिए कि इस हाथ से दे दिया। ये जी, जी, इतनी गुप्त दान। इंसान जो है ना, इसको आप ढूंढ कर भी मेरे ख्याल में ये मैं जब अपने आप से कभी बातें करता हूँ प्रेमनाथ भट्ट जी के बारे में, तो मैं यही कहता हूँ कि ये एक्यूमुलेटेड मेरिट था, जो माँ बाप में था ऐसा मेरिट, जिस मेरिट की बुनियाद पर एक समाज का ऐसा आदमी, ऐसा समाज में इतना एक बहुत गुणवान, एक विजडम वाला, एक ज्ञानतदार, एक अक्लमंद इतनी शख्सियत। और एक बार मैं ये भी कहूंगा, जब वो मेरे एक दिन नागबल स्कूल में मैं काम करता था, कभी इसको बेग ने बुलाया था, अफजल बेग ने, वो वहां से आ गए, तो हमारे टीचर थे, बड़े थे, उन्होंने कहा आप कहाँ थे? कहा इन्होंने बुलाया था, हमारे आप सपोर्ट आप कीजिए। और मैंने उनको कहा आपने किया ही क्या हमारे लिए, तो मैं आपका सपोर्ट, में कम्युनिटी को ये थोड़ा बता सकता हूँ आप इनका सपोर्ट किया क्या है आपने कम्युनिटी। वो निडर बता। एक बार एक और बात बताता हूँ, जब कश्मीर में वो अनंतनाग, तो आपको पता ही है 1986 में एक मरकज था इन तमाम चीजों का, जब वहां एक उनको ऑल प्रोमिनेंट सिटीजन्स का मीट हो गया, उनके साथ प्रेमनाथ भट्ट साहब जी को भी बुलाया गया और हरजीलाल जद भी थे उनके साथ। वहां एक टीचर था जैसे वो इसको डेमा वमा बनाने वाला था, तो उसने जब कहा इन कश्मीरी पंडितों का क्या हो गया कि इनके मंदिरों पर पत्थर गिरा दिए थोड़े से, बस इसी से ये हो गया, हमारे लाखों के ये मेवे सड़ गए, इतना ये इसके बाद जो हड़ताल हो गया। तो भट्ट साहब कहा था, वो हो गए थे वहां, उन्होंने कहा इनके लाखों के केले सड़ गए, मेवा सड़ गया, हमारा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो आंतरिक, जो सारा एक था, एक मंदिर हमारी शारग है, ये हमारी मंदिर है, इनको तोड़ दिया, इनको तहस नहस कर दिया, जगहों को खत्म कर दिया। एक कश्मीरी पंडित का कुछ नहीं हुआ, बस इनका हो गए क्योंकि इनके केले सड़ गए। तो उसने कहा हरजीलाल जी यहाँ से इसका बहिष्कार कीजिए। वो सामने बात बताने वाले थे। एक बार उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ कहा था, मुझे अब ये बातें याद आती है, तो उन्होंने कहा था एक कश्मीरी पंडितों के बारे में बहुत कुछ बयान दिया था। तो भट्ट साहब ने स्कूल जो वहाँ आनंद निकेतन का स्कूल ऊपर वाले हाल में कहा, वहां के एक आदमी को वहां माइक फिट करो। आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का सारा जवाब देता हूँ, और मैं हैरान हो गया, ऊपर चढ़कर सामने लोग बैठे हुए, उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खरी खरी सुनाया और ये बात बता दी, याद रखो जिस भी किसी ने इस कम्युनिटी के साथ छेड़छाड़ किया है कुछ भी, वो कहीं भी काबिल नहीं रहा। ये उनकी शख्सियत। तो मुझे अंततः ये बताइए कि किस तारीख को उनको शहीद कर दिया गया था, और उसके बाद जो कश्मीरी पंडित समाज का क्या हशर हुआ, आपको पता ही है कि फिर उसके बाद ज्यादा माइग्रेशन शुरू हो गई पंडितों की, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में अपना जो लाइट डालिए। हाँ दिसंबर 89, हाँ यही दिसंबर 89 में जब हमने सुना
जब सब ये खबर पहुंच गई, ये फैल भी गई कि भट्ट साहब को शहीद कर दिया गया पुराने ही उस अपने मकान के उधर इस तरफ में, तो उसके बाद जो था एक लोगों में जो फीलिंग थी, एक ऐसा एहसास कि अब कश्मीर में रहना नहीं है, अब कश्मीर में रहना नहीं है। तो इसके बाद ही जोग दर जो भी थे, किसी को भी नहीं देखा गया, तो उन्होंने पलायन करना शुरू किया ही। और मैं भी उसी मार्च के महीने में, मार्च तक मैं रुका फिर उसके बाद, और उसके बाद मेरा भी पलायन हुआ। और लोग जा रहे थे, वो बोलते थे भट्ट साहब जैसी शख्सियत को इन्होंने नहीं रखा, ये किसी का कुछ नहीं, ये तो प्लान है इनका। ऐसी शख्सियतों को भी इन्होंने खत्म किया। टिकलाल को तो पहले ही उन्होंने किया था। उसके बाद जो था, हम बिल्कुल हम में वो कॉन्फिडेंस और जो चीजें होती है इंसान को जीवित रखने के लिए या कुछ भी, बिल्कुल किसी का नहीं, हमने छोड़ दिया उसका। और अनंतनाग से भी पलायन, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा पलायन उसके बाद। और अगर भट्ट साहब वहां होते, कुछ भी होता, मैं ये कहता हूं कि कोई नहीं भागता। कभी मेरे घर में कभी आवाज ही नहीं उठी थी कि हमने भी बाहर जाना है, नहीं था। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल भट्ट साहब इतनी बड़ी ऐसी उस टाइम ये शख्स, साजिश बनाई गई कि भट्ट साहब को, ये जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के, इनको अगर हम मारेंगे तो पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से भाग जाएगी या निकाली जाएगी। तो वही सिचुएशन हुई जब भट्ट साहब का उन्होंने वो शहीद जब वो हो गए, उनको मारा गया, तो उसके बाद तो जो कश्मीरी पंडितों का जो कॉन्फिडेंस था वो तो ऑटोमेटिकली वो लूज कर चुके थे। बिल्कुल नहीं। आप देखिए, एक ऐसा शख्स है जो घर घर जाता है, जो घर घर के मसाइल देखता है, जो देखता है कि समस्याएं क्या है। उसे ये भी समस्या पता है कि अब तो एम्प्लॉयमेंट भी इसकी चली गई, इसको नौकरियां भी नहीं दी जा रही। शेख अब्दुल्ला के जमाने से तो ज्यादा हो गया, नौकरियां नहीं मिल रही थी। मैं 6 साल के बाद बीएससी के करने के बाद मुझे 6 साल के बाद नौकरी मिल गई। ये ऐसा हो रहा था प्राइवेट सेक्टर में इसी तरह से। लेकिन भट्ट साहब के गुजरने का जो अलमिया था, जो सानहा पेश आ गया, उसके बाद सुध बुध नहीं रही। मैं यही कह सकता हूँ, सुध बुध नहीं। क्योंकि हमें जब भी हमें कोई आ जाता था किसी गांव में, किसी जगह, कोई भी अपनी कम्युनिटी में, तो वो बोलते थे भट्ट साहब से। मेरे लोकभवन में नागबल का किस्सा जो है, अब अगर आपने भी सुना होगा, वो मुसलमान बोलते थे ये हमारा है, हमें दे दो। वहां लड़ाई थी इस पर, हमने वहां बहुत मुद्दत तक वो लड़ाई लड़ी। लेकिन उसके बाद में हमने उसको जीता, हमने कुर्बानियां दी उसके लिए। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने लिखा था, अबूर मोमूर का एक अल्फाज लिखा था इस पटवारी के खाने में, अबूर मोमूर हो गया, यहाँ से कोई भी जा सकता है। हमने कहा भट्ट साहब ये तो बहुत गलत हो रहा, अगर ये अबूर मोमूर की बात इसमें आ गई तो ये फिर आएंगे, ये वही करेंगे। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं। तो वहां स्वामी राज शर्मा उस वक्त डीसी थे अनंतनाग, तो वहां चले गए। उसके बाद दूसरे दिन वो अबूर मोमूर भी उन्होंने हटाया। इतना था, भट्ट साहब जो कहते थे वो सामने करते थे, वो डरते किसी से नहीं थे। और मैं ये कहूंगा वो समाज के लिए शहीद हो गया। कहीं में कश्मीर में बहुत सारे लोग मारे गए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं वो मारा गया तो वो उनका था ही ऐसा करना। लेकिन भट्ट साहब को इसलिए माना गया कि वो कम्युनिटी का बेहतरीन लीडर था, बेहतरीन एक बोलने वाला था। कम्युनिटी के बारे में उसकी जो दर्द थी, मैं तो कहता हूं ना, ये एक्यूमुलेटेड मेरिट की बात में कभी बोलता कि माँ बाप ऐसे गुणवान होते हैं जिनसे ऐसे मतलब बेटे जन्म लेते हैं। हर जगह ऐसा नहीं हो सकता है। वो थे, ये कोई तपस्या थी कश्मीर की, जिसको पुराने कश्मीर की बिल्कुल हिस्ट्री का पता था, सारा पता था। और मैं ये कहता हूं कि ये अलमिया जो है, आज भी हम क्या देखते हैं, मैं आप जब खड़ा होता हूं, मैं जब देखता हूं, है नहीं कहीं जहां भी। अब जाते हैं हम डिफरेंट जगह पर जाते हैं, किसी न किसी तरीके से इस कश्मीर के पंडित की आवाज उठे, ये विक्टिम है। लेकिन मैं देखता हूं कि प्रेमनाथ भट्ट जैसा लीडर किसी जगह नहीं। मैं एक बार ये जब हम अनंतनाग में वो हिंदू यूथ फोरम के माध्यम से काम कर रहे थे, तो हमारा एक मिशन था उस वक्त सबको मिलाना। तो हम गए थे गेरो त्राल में, जानते होंगे ना गेरो त्राल, वहां कश्यप बंदो उस वक्त बीमार थे, बेड रिडन थे उस वक्त। तो हमने अपने साथ एक किताब ली थी गॉस्पेल। तो वहां जब गए तो उसको किताब दे दी। उन्होंने कहा मैं आपको 6 दिन के बाद और आपसे बात करूंगा, 6-7 दिन आप आना। हम 6-7 दिन के बाद गए वहां उनके पास। उन्होंने कहा आपने जो मुझे ये दिया,
ये संदेश होगी। काश मैं आज जवान होता, काश मैं आज जवान होता, मैं आपके साथ मिलता। लेकिन एक बात याद रखो, शेख अब्दुल्ला पर भरोसा नहीं करना। हमने कहा क्यों? कहा ये वो ऐसा आदमी है, ये मेरे साथ जेल में भी था और मैं इसको गीता सारा ज्ञान पढ़ाता था, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सब कुछ योग, और इसके बाद भी ये बोलता है इतनी बड़ी गीता महान है। और उसके बाद कहता था 5-10 मिनट हो जाते थे, बोलता है कशा करो पढ़ कलम सुबह मैं मुसलमान, ये इस पर भरोसा। ये सब सुनने के बाद, इतनी महानता को सुनने के बाद फिर बोलता था सकर बनक मुसलमान। ये कश्यप बंधु की बातें हैं, ये बातें नहीं है। क्यों हमारा भी चला गया था, क्योंकि जब एक सामने आपका देदवर ऐसा हो, शख्सियत ऐसी हो, उस शख्सियत के बाद एक इंसान बिल्कुल अपने आप को ही हवाले करता है उन प्रिंसिपल्स के, उन बातों के। और वही तो मुझे यहाँ भी रहा। मैं लगभग यहाँ 26 सालों तक मुझे लोगों ने चुना था, यहाँ ये एपेक्स कमेटी का मेंबर में रहा, और मैं वहां भी बिल्कुल न डरता। हालांकि नेशनल और ये सारी कहानी उन्होंने तो ये छोड़ दिया था सारा, उनको बोलते थे अजीब अजीब बातें बोलते थे, लेकिन मैं इनके सामने बोलता था हमारे साथ क्या हो गया। मुझे बहुत सा बार मेमोरेंडम को इनके पेश करने का, पढ़ने का, लोगों में ये सारा ये हो गया। जब उस वक्त बात हो रही थी, पहली बार कांग्रेसी आ गए थे, तब तक कांग्रेसी नहीं आते थे कैंपों में, तो ये राजेश पायलट थे उस वक्त, उन्होंने कहा था कश्मीरी, ठीक है कश्मीरी पंडित को 1000 रुपया मिलता है, हम क्या करेंगे इसके लिए। मैंने कहा ये मत कहिए, हर एक कश्मीरी पंडित को क्या दे रहे, कोई 1000 नहीं दे रहे, ये उधर चेक करो, वेरीफाई करो। इतना था हम में, मगर क्या था, अगर कुछ सीखा है कुछ समाज के लिए, वो सिर्फ उसी भट्ट साहब की, मैं उसको ये स्वर्गीय भी ऐसे नहीं, मैं उसको बोलता हूँ वो शहीद है, शहीद आजम है इसको, जो तो जैसा कि प्यारेलाल जी आपने बताया कि वो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीते थे, समाज के ही दुख दर्दों में हमेशा उन्हीं में रहते थे, उनके लिए ही काम करते थे। अंततः कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में, क्योंकि मैं क्लोज करना चाहता हूँ। क्लोज तो मैं यही, उनका सबसे बड़ा जो बात जो थी ना, कि एकत्रित होने में ही हमारा सब कुछ है। आज भी मैं यही कहूंगा, संगे शक्ति कलयुगे, भट्ट साहब का यही मिशन था। वो देखिए एक बात आपको माननी पड़ेगी, भट्ट साहब जो थे, लोग बोलते थे भट्ट साहब बोलेंगे, वो नहीं खुश होते थे उससे, वो बोलते हैं उनको खड़ा करो, उनको दे दो ये सब। आम लोगों में आज यही तड़प होती है ना, मैं क्यों नहीं लीडर बनूंगा, मैं क्यों नहीं ये बनूंगा, लेकिन तो इससे कोई गर्ज नहीं था। वो बोलते थे उनको खड़ा कीजिए, उनको आगे लाइए, इनको आगे लाइए, आइए। वो चाहते थे समाज का हर एक सदस्य जो है इसको इम्पोर्टेंट मान, उनमें ये कभी नहीं था। आज आप लीडरों में देखते हैं ना, वो लड़ाइयां करते हैं, मैं क्यों नहीं लीडर बन गया। लेकिन भट्ट साहब इतना बुद्धिजीवी होने, ये तो मैं क्या बताऊंगा, जब वो स्पीच देते थे ना, और स्पीच में खड़े होकर इस तरह आप देखते भट्ट साहब क्या बोल रहे हैं, और आपने देखा, और उसके बाद आप बोलते वो दूसरे पॉइंट पर चले गए, आपकी गर्दन इस तरह नहीं कर सकती थी, गर्दन इसी तरह रह जाती थी। इतना उनके, मैं बोलता हूँ ना, सम एंड सबस्टेंस होता। मैं बोलता हूँ कि मैंने हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को बोलते हुए देखा है, स्पीचेस देते हुए देखा, लेकिन मैं जब भट्ट साहब के स्पीच को आज भी जब मैं इको होता है ना उसका मुझ में, मैं बोलता हूँ सारे हिंदुस्तान में ऐसा स्पीच देने वाला कोई रियलिटी कोई नहीं पढ़ा था, कहाँ से, वो 3 MA LLB था, और उसके बाद वो था जब वो, एक अजीब बात मैंने, आप क्या मानेंगे ये, कि मैं भट्ट साहब के पास जब केंद्र का काम हो, करोड़ों रुपये उसके पास लाते, आप ये काम करो, नहीं करने वाले, नहीं, केंद्र का काम, केंद्र में बैठना, केंद्र की वही जो गतिविधि है सारा वो, लेकिन जब आप अपने काम तब आप बोलेंगे नहीं। इतना डिसिप्लिनेरियन था, उतना डिसिप्लिन था उनकी जिंदगी में, ये इंसान सीखे नहीं तो और क्या सीख, क्या 5% कुछ अच्छी चीजों की तरह बन गई है, 2% बन गई। इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव सीन भट्ट साहब। मैंने ऐसी शख्सियत को, और एक बार मैं ये बात बताऊंगा, भट्ट साहब मुझ जैसे जिसका कोई वजूद ही नहीं था, एक मामूली गरीब परिवार, भट्ट साहब मेरे घर, मैं देखता हूँ बाहर के भट्ट साहब आ रहे, कहा मैं कैसे इनका आदर सत्कार करूंगा, मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ। तो भट्ट साहब अंदर गए,
सब फलानी है। मैंने कहा आप क्या खाएंगे आप? उन्होंने कहा मैं चाय पीऊंगा बस, शेर चाय। और उसके जी। बाद मैं रास्ते में उनके साथ गया, बहुत सारी बातें मेरी उसके साथ हुई। मैंने कहा ये जो हमारे ये महात्मा लोग हैं, ये है पता नहीं ये क्या करते, हमारे गांव में भी ऐसी उस वक्त बातें की थी। उन्होंने कहा क्या आपको पता है कि मैं इनके साथ, मेरा ये नहीं, मैं बोलता हूँ भगवान करे इन्हीं को अगर सद्बुद्धि दे और यही समाज के परिवर्तन के लिए सामने आ जाए, इससे बड़ी बात क्या बिल्कुल, हो बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल जिस मैं जी। ना आप बोलते एम्ब्रोसिया था हर चीज का, जिस भी चीज में उसने भट्ट साहब, मैं बोलता रेडी रैकनर था सब बात। वो एक वो दायरे उलूम बोलते हैं ना, इसकी कभी हम दायरे उलूम, जो उलूम के बीच में कोई भी चीज, वो भट्ट साहब। मुझे बहुत दुख है कि आतंकियों ने ऐसी शख्सियत को हटाया, उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया। ये मैं मानता हूँ ये इंसानियत का कत्ल, ऐसे बिल्कुल। इंसान, मैं नहीं बोलता हूं कि कोई मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान इतने उसको क्या मानते थे, वो बोलते ये तो ऋषि औलाद है, ऋषियों नहीं, की बिल्कुल औलाद। अल्टीमेटली तो यही हुआ ना कि उनका मेन मिशन ही था कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकालना है, तो इनके जो लीडर्स हैं इनको टारगेट करना है, इनको मारना है, तभी ये सभ्यता यहाँ से खत्म होगी, तभी इतनी क्लींसिंग तो इसी को कहते हैं ना, इसी वजह से तो फिर सारे कश्मीरी समाज को ही निकलना पड़ा कश्मीरी पंडितों को वहां से। मैंने कहा ना तो यही रैना बात साहब कही, जी। मैंने वही कहा कि भट्ट साहब को उन्होंने शहीद कर दिया, ये इसलिए कर दिया कि उनको पता था कि ये हिंदुओं का एक चमकता सितारा, ये डरने वाला नहीं है, इसको अपीजमेंट करोगे किसी से नहीं हो सकती है, ये तो मानने वाला नहीं है, ये सच को सच सामने कहने वाला है। वो किससे डर, उसमें क्या डर था, ये सब उसके जो कश्मीर जो आप देखते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ये कौन थे, उनका उनके पास कौन सा मेरिट था जो जिससे वो उनके साथ कोई मुकाबला कर सके। जी, वो जी, जब बोलते थे, याद है जब वो नागमंडी में एक बार आ गए तो उन्होंने, वहां गवर्नर भी आ गए थे, वहां भी चलता था बहुत अच्छा कार्यक्रम, और जब उन्होंने वहां स्पीच दी ना, सुपल बाउंड सारे हो गए थे। भट्ट साहब जैसी शख्सियत, मैंने बार बार कहा ना, ऐसी शख्सियत आप ये नहीं समाज में 10 साल के बाद, 5 साल के बाद या 6-9 साल के, सच ए मैन इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सीन इन द जी, कम्युनिटी। जी, और जी, फिर जी, मैं जी। बोलता हूँ ये भट्ट साहब का लॉस जो है, ये अकेले कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का लॉस नहीं है, ये तो हिंदुस्तान का एंटायर हिंदू, ये हिंदूज का लॉस है। मैं एक बार उनका ऐसे सुना था, मैं उसमें नहीं था, बोलते कि कभी किसी जगह लगा था, ये ये बोलते हैं एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशनों का ये सब लगा था, ये कुछ बोलते हैं जब भट्ट साहब वहां बोलने लगे तो बोलते हैं वो सारे इस तरह हो गए थे, तब पीछे दौड़ने लगे, इतना था उसमें, उसमें अध्ययन कितना था, और अध्ययन के बाद भी बातों को प्रैक्टिकलिटी में, प्रैक्टिकल लाइन में लेना। वो बोलते थे हाँ आप ये हिंदू केंद्र अपनी सब जगह से बनाओ, इससे ही पता लगेगा कहाँ जरूरत क्या है, किसको क्या करना है, हम कैसे उसके पास पहुंच सकते। आखिर यही तो धर्म ने भी बताया, तभी तो हम बोलते जी, हैं संघीय शक्ति कलयुगी। अगर ये हम में ये बात भी नहीं है, में रह रहे हैं, मैं भी अपने जीवन में रह रहा हूँ, वो भी अपने जीवन में रह रहा है, तो जीवन में अलग अलग रहने का कोई औचित्य नहीं है। अगर औचित्य है, इसको संगठित तरीके से और बिल्कुल एक डिसिप्लिन से, एक आधार वही बनता है इंसान को अच्छी जिंदगी जीने का, और वो वही प्रयास। और मेरे ख्याल में मैं ये भी बात मानता हूँ कि उनके उस केंद्र में जाने के बाद मैं सिगरेट पीता था, छोड़ दिया, तब से कभी नहीं मैंने पिया, और क्योंकि हम गांव के थे क्या पता था ये, लेकिन मैंने देखा जिस केंद्र में लोग आते थे, कोई नहीं एक ये मतलब ऐसी शराब पीना, सिगरेट पीना नहीं, कोई नहीं, अरे कोई ना कोई अध्ययन करना, कोई ना कोई बात बताना। और उस कश्मीर में जब वो बोलते हैं ना ये फ्रॉग इन वेल आउटलुक, कभी कभी हम बोलते हैं फ्रॉग इन वेल आउटलुक, हमारा दृष्टिकोण बहुत छोटा, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में दृष्टिकोण अगर बना दिया, वो उसकी देन थी। मौलवी बंद जब ये गुजरात में, मैं भी अब छोटा था उस वक्त, जब उन्होंने कहा था इसके लिए काम करना है, वहां लोग बेघर हो गए हैं, उसके लिए हमने भी कुछ देना है, ये मैं तो ये मानता हूं कि वो किन सलाहियतों के मालिक थे, और वो सलाहियतें कहाँ से, कहाँ किससे पैदा कर सकते। जी, अब जी, जी। हमारे जैसे कि आपने
बिल्कुल, बिल्कुल रैना साहब, जो आपने बातें अभी उनके बारे में बताई, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि हमारे प्रेमनाथ भट्ट साहब की शख्सियत क्या थी, किस तरह क्या उनकी बातें थी। तो आपने बहुत सारी बातों का आज वाज़ह किया एक है, और बहुत सारी जी, जी। एक बात बताऊंगा। मैं समझता हूं अब बहुत वक्त भी हो गया, जी, लेकिन आज के स्टूडेंट्स को अब शोध करने की जरूरत है। अगर कोई पीएचडी करेगा, मेरे ख्याल में पीएचडी भट्ट साहब पर होना चाहिए। ये नहीं उसको आप इस जुमरे में मत लो कि वो दारू बस इतना ही, वो कितना फॉरवर्ड था, कितने उसके ख्यालात थे, वो किस जी, तरीके से आप देखिए। एक अजीब बात है, मैं समझता हूँ कि जब भट्ट साहब को इंसान यहाँ से उधर से भट्ट साहब आ रहे हैं, इधर से मैं आ रहा हूँ जी। या कोई भी, अब ये समझता मैं भट्ट साहब कैसे बोलूं, आप कैसे, जिसने बोला भी नहीं था वो कहते थे है नमस्कार, तो इस वक्त ठीक पट घरे सारी ठीक पट पिताजी से ठीक पट है। ये अजीब बात है, ये मेरे ख्याल में ये बातें जल्द नहीं आ सकती। बहुत बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी। बहुत, 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 बहुत। पैरेलल रैना साहब, जी, जी, जी। करने की बात। जी, जी, जी। भट्ट साहब पैरेलल रैना साहब, आज आपने बहुत सारी बातें साहब हमें ये आपका नेटवर्क बहुत का बड़ा थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है। जी, 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 रैना साहब, आपका थोड़ा नेटवर्क का भी इश्यू आ रहा है। तो बहुत सारी आज आपने बातें की, आगे हम फिर से आपसे बहुत सारी बातें उनके बारे में पूछेंगे, और आपने अपना कीमती समय आज निकाला, और एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था आज, क्योंकि मैं हमारे बीच में जो हमारे प्रेमनाथ भट्ट साहब जो थे, उनके बारे में आज तक थोड़ी बहुत कम लोगों को पता है। तो इसलिए आज हमने आपसे टाइम माँगा, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक नमस्कार नमस्कार नमस्कार।